एवरीवन, दिस इज़ आशुतोष कुमार। आज की इस ऑनलाइन ई क्लास में हम लोग ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो ट्रांसलेशन से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग हैव का यूज़ समझेंगे कि कैसे हैव को यूज़ किया जाता है ट्रांसलेशन करते समय। तो बेसिकली हैव के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि हैव क्या है। हैव एक जो है ऑक्सिलरी है, बेसिक तौर पे इसे समझें तो ऑक्सिलरी है, लेकिन बहुत सी जगह पर ये मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है। अब ऑक्सिलरी क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, इसके बारे में जानिए। ऑक्सिलरी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, यानी हैव जो है एज ए हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है। हैव के 3 सेक्शन होते हैं। जो मेन वर्ब है वो हैव है, और इसके साथ ही एक हैज़ आप देखते हैं जो सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। हैज़ के बाद फिर आता है हैव, और हैव के बाद इसका पास्ट फॉर्म करोगे आप तो उसको बोलते हैं हम लोग हैड। तो हैज़, हैव और हैड, ये 3 फॉर्मेट आप लोग देखने को मिलेगा आपको, जिसमें हैज़ और हैव प्रेजेंट में होता है और हैड जो है पास्ट में होता है। तो ये एक हेल्पिंग वर्ब है जो हमें ये बताती है कि कोई काम हो चुका है। जब आप सेंटेंस देखते हैं कि जैसे अगर आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि वो सो चुका है, वो घर जा चुका है, तो जब कहेंगे वह घर जा चुका है तो ही हैज़ गॉन, इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। और हैव लगाते हैं उस जगह पर, हैज़ का यूज करते हैं इसकी प्रेजेंट फॉर्म में। हम लोग सिंगुलर के लिए हैज़ यूज कर देते हैं, प्लूरल के लिए हैव यूज कर देते हैं। तो ये एक हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, जहाँ पे हमें ये बताता है कि काम हो चुका है। लेकिन यह मेन वर्ब का भी काम करता है, और मेन वर्ब का जब काम करता है तो इसके 2 अर्थ होते हैं। पहला तो ये अर्थ होता है इसका कि कोई चीज़ हमारे पास है, यानी आई हैव, मेरे पास कोई चीज़ है। जैसे अगर हम कोई चीज़ कहें मेरे पास वो चीज़ रखी, ये चीज़ मेरी है। आई हैव पेन, आई हैव कार, आई हैव हाउस, तो हम इस तरीके से जब बोलेंगे तो ये मतलब हुआ कि आई हैव पेन का मतलब मेरे पास पेन है, आई हैव हाउस का मतलब मेरे पास घर है। इस तरह से हम बोलते हैं तो ये मेरे पास है, ठीक। दूसरा, जब हम इसे हैव बोलते हैं दूसरे तरीके से जब प्रयोग करते हैं तो टू टेक और टू रिसीव, यानी कोई चीज़ को लेना और कोई चीज़ का होना। जैसे आई हैव हेडक, मुझे सर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, इस तरह से बोलेंगे। आई हैव स्टमक एक्ट, मेरे पेट में दर्द है, इस तरह से कोई बात बोलें। आई हैव फीवर, मुझे बुखार है, तो इस टाइप से कोई बात बोलें तो वो चीज़ मुझे है। तो ये 2 तरीके की चीज़ें हम लोग मेन वर्ब के थ्रू समझेंगे कि मेन वर्ब में ऐसे कैसे इसे प्रयोग करते हैं। आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, टू हैव लिखा हुआ है। जब हैव के साथ में टू लगा देते हैं तो ये एक इन्फिनेटिव भी बनता है। इस इन्फिनेटिव को कैसे आप यूज़ करेंगे ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे, नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में पढ़ेंगे। अभी आज हम लोग हैव का एज अ मेन वर्ब यूज़ सीखने वाले हैं। हेल्पिंग वर्ब के तरीके से यूज़ लास्ट के एपिसोड में मैं पढ़ा चुका हूँ, आप इसके वीडियो जो है प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा। लेकिन हैव का जो है मेन वर्ब का यूज़ है, आज हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग मेन वर्ब की तरह से इसे यूज करना सीखेंगे और कैसे ट्रांसलेशन में कैसे यूज़ करना होता है उसे समझेंगे, ठीक। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अफर्मेटिव जिसे हम लोग प्रेजेंट सेंटेंस कहते हैं, या साधारण सेंटेंस जो होता है। तो साधारण सेंटेंस में किस तरीके से हम प्रयोग करते हैं इसे देखिए। जैसे एक वाक्य लिखा है, मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, तो आप बात को समझिएगा। मेरे पास, यानी पहले तो मैंने अपनी बात की, मेरे पास 2 पुस्तकें, एक नहीं है 2 हैं। और उसके बाद कहा कि पुस्तकें हैं, यानी मेरे ही पास हैं। तो सेंटेंस स्टार्ट कुछ इस तरह होगा, आई, मेरे के लिए यूज़ करेंगे आई, और उसके बाद हैव लिखेंगे क्योंकि मेरे पास किताब हैं 2, तो हम उसको बताना चाह रहे हैं मेरे पास हैं, तो इसलिए लिखेंगे आई हैव। और फिर जितनी भी हैं उतनी लिख देंगे। 2 बुक्स, 3 होती तो लिख देते 3 बुक्स, 5 होती तो लिख देते 5 बुक्स। इस तरह सेंटेंस पूरा हो गया। अब इसमें देखिए हैं जो लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इसके लिए इज, एम, आर, वाज, वर टाइप का कुछ भी नहीं लगाना है आपको। रीज़न ये है कि ये जो सेंटेंस बन रहा है ये प्रेजेंट का सेंटेंस बन रहा है कि मेरे पास में 2 कुछ पुस्तकें हैं, तो मुझे ये बताना है कि वो चीज़ मेरे पास है। तो हमने जब हैव लगा दिया तो वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। इसी तरह से वो चीज़ हमने कही कि मेरे पास वो चीज़ें हैं, प्रेजेंट में कहते हुए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए हमने उसे बात को बताया है। तो इसीलिए केवल मेन वर्ब यूज़ होगा, बाकी इज़, एम, आर टाइप की कोई चीज़ यूज नहीं होगी। तो हैं कि अंग्रेजी जो है हैव के अंदर ही मिक्स्ड है, तो इसलिए यहाँ पर इतना चीज़ लगाना है। अब नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे फोकस करिए, लिखा है उसके पास एक कार है। तो उसके पास एक कार है, उसके लिए अंग्रेजी पहले बोलेंगे तो बोलेंगे ही। उसके के लिए ही व्यक्ति होता है। कोई भी व्यक्ति जब है सामने खड़ा है और वो पुरुषवाचक हम उसे इंडिकेट करना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए वह यूज करते हैं हिंदी में, और वह के लिए ही लिखते हैं। और उसके के लिए भी ही यूज किया जाता है। अगर कोई लड़की है तो उसकी जगह शी कह देंगे, ये कंडीशन यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर वो लड़का है, वह कह रहे हैं उसके पास, तो हम ही यूज करेंगे, और अगर लड़की है तो शी यूज करेंगे।
अब उसके पास 2 पुस्तकें हैं, तो आपको यहाँ पे अब ये चीज़ समझनी है कि ही के साथ में कभी भी हैज़ के अलावा कोई और चीज़ नहीं लगेगी होने के लिए। जैसे आप हैव नहीं लगा सकते हैं, ही के साथ हैज़ लगेगा। ही है, जैसे शी होता है और इट होता है, इन तीनों के साथ में हैज़ का यूज किया जाता है। ही, शी, इट, इन तीनों के साथ हैज़ का यूज, और बाकी सभी के साथ प्लूरल के साथ में हैव का यूज किया जाता है। हैव का यूज केवल प्लूरल में करेंगे, यानी बहुवचन, ढेर सारे जब होते हैं तो उनको बहुवचन बोलते हैं। जैसे 4 से अधिक हो, 3 से अधिक हो तो बहुवचन बोलेंगे, तो वहाँ पे हैव यूज करते हैं। लेकिन जब कोई अकेला होता है तो वहाँ पे हैज़ लगाते हैं, हैव को नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर उसके पास एक कार है, ये बताना चाहते हैं तो कहेंगे ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है, अ कार। अब यहाँ पे आप ये ही हैज़ अ कार करके इंडिकेट करोगे कि उसके पास एक कार है, ठीक, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस अब देखें, इसी तरह से लिखा है अंकिता की 2 बहनें हैं। तो अंकिता की 2 बहनें मतलब अंकिता के पास 2 बहन हैं, उसकी 2 बहनें हैं, चाहे सगी हैं चाहे सौतेली हैं, इससे मतलब यहाँ नहीं है, ये चीज़ें नहीं पूछी जा रही, केवल यहाँ ट्रांसलेशन कहा जा रहा कि अंकिता की 2 बहनें हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस हम अंकिता की अंग्रेजी लिखेंगे अंकिता, उसके बाद में अंकिता सिंगुलर है यानी एक वचन है, अकेले है, तो यहाँ पे हम हैज़ लगाएंगे, हैव का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि अंकिता सिंगुलर है, एक वचन है इसलिए। तो लिखेंगे अंकिता हैज़, और उसके बाद जितनी बहनें हैं वो गिनती में लिखते हुए लिख दिया कि 2 सिस्टर, उसके पास 2 बहनें हैं तो लिख दिया 2 सिस्टर। तो इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि सबको ये चीज़ समझ में आ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे देखें, नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कि कमला के पास एक काली गाय है। गाय तो है लेकिन उसका कलर भी बता दिया यहाँ पे। तो सेंटेंस देखिए, कई बार क्या होता है कि छोटे इधर उधर कुछ वर्ड जोड़कर, एडजेक्टिव, एडवर्ब या कुछ एक्स्ट्रा वर्ड जोड़कर उन्हें और बड़ा लंबा बना दिया जाता है। तो इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें बेसिक 3 चीज़ें ही फाइंड आउट करनी होती हैं। पहला, शुरुआती सब्जेक्ट हमें पता लगाना है, दूसरा उसका मेन ऑब्जेक्ट पता लगाना है, तीसरा उसमें जो वर्क हो रहा है या कोई उसमें मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो भी प्रयोग करनी है वो सेक्शन पता लगाना होता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात कह रहे हैं, कमला के पास में एक काली गाय है, गाय थी बल्कि कहा, पास्ट में कहा देखिए। तो यहाँ पे अब हम लोग हैज़ और हैव में से कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे था का सेंस आ गया, पास्ट का सेंस आ गया। अब पास्ट के सेंस में हैड यूज किया जाता है, जो हैज़ और हैव का ही पास्ट फॉर्मेट कहा जाता है, तो हम लोग हैड यूज करेंगे, अब हैज़ का यूज नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, कमला की अंग्रेजी लिखेंगे कमला, और उसके बाद उसके पास थी, है नहीं, थी कहा गया पहले थी, तो वहाँ पे लिखेंगे अब हम लोग हैड, और हैड के बाद जैसी उसके पास गाय थी वैसे लिख देंगे, गाय थी ब्लैक, तो लिखेंगे अ ब्लैक काऊ, उसके पास एक काली गाय थी। तो इस तरह सेंटेंस हम लोग इसको ट्रांसलेट करके लिख देंगे, बना देंगे। अब अगला सेंटेंस है, उसके पास मकान है। तो उसके पास मकान है, यहाँ पे उनके पास कहा जा रहा है, उनके पास मकान है, तो बहुवचन में आ गया। तो देखिए उनके की अंग्रेजी होती है दे, यानी वे, ढेर सारे लोग होंगे, तभी हमने कहा उनके, तो उनके की अंग्रेजी लिखेंगे दे। और ये लिखने के बाद अब उनके पास मकान है, तो दे के बाद में हैज़ नहीं बल्कि हम लोग हैव लगाएंगे। पास्ट ये है नहीं तो हैड भी नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर हैज़ लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट में कहा जा रहा है और बहुवचन भी है। तो हम लिखेंगे दे हैव अ हाउस, इस तरह सेंटेंस लिखेंगे। अब देखिए ये जितने भी सेंटेंसेज हैं यहाँ पर सब में हैज़ और हैव का यूज़ करके ये बनाया गया है। अब जरा इमेजिन करिए, कुछ लोगों को अगर टफ लग रहा हो तो थोड़ी और चीज़ें समझ लेते हैं यहाँ पे। इमेजिन करिए कि आप सारे सेंटेंस को चेंज करके देखिए, अपने अपने अकॉर्डिंग आप इस सेंटेंस को फॉर्म करिए। जैसे यहाँ पे लिखा है मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, आप ये मत बोलिए, आप बोलिए मेरे पास 2 साइकिलें हैं, तो आप क्या सेंटेंस बोलोगे, आई हैव 2 बाइसिकल्स। उसी तरीके से फिर अगला चेंज करिए, आप अगले वाले को सेंटेंस ये मत बोलिए कि उसके पास एक कार है, आप बोलिए उसके पास एक BMW है, कार की जगह आप नाम ले लीजिए उसका, कोई भी इस टाइप से कोई भी नेम, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर नेम लिया है। तो ऐसे आप कह सकते हैं ही हैज़ अ BMW। तो इस तरह से हम कुछ भी चीज़ें चेंज कर करके सब में सेंटेंस को हम समझ सकते हैं कि कब हम प्रयोग करेंगे हैज़, कब प्रयोग करेंगे हम हैव, और कब प्रयोग करेंगे हम हैड। तो तीनों का यूज़ आप अपने हिसाब से प्रैक्टिकल सेंटेंस बनाइए, उसमें आप उस चीज़ को फिट करके देखिए, आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगे, ट्रांसलेट होने लगेगा। ट्रांसलेशन के लिए देखिए 2 ही सबसे ज़रूरी चीज़ होती हैं। पहली, आपको टेंस पता होना चाहिए, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के हिसाब से टेंस, और उसके अकॉर्डिंग जो भी उसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसमें जो भी वर्ड्स यूज़ हुए हैं उनकी आपको अंग्रेज़ी मीनिंग पता होनी चाहिए। अगर कोई भी शब्द दिया है उसकी अंग्रेज़ी मीनिंग आपको नहीं पता है तो ट्रांसलेशन करने में बड़ी मुश्किल आती है। और ट्रांसलेशन आप जानते हैं आज के समय में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आपको 2 लाइन भी अंग्रेज़ी बोलनी है, इंग्लिश में आपको बात करनी है,
तो आपकी ट्रांसलेशन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। सेंटेंस आपको सही लिखना है, आपके दिमाग में बात आ रही है, मगर आप सेंटेंस बना नहीं पा रहे हो, ये मुश्किलें आएंगी जब तक आपको ट्रांसलेट नहीं आता अच्छे से। तो ट्रांसलेशन जरूर सीखिए अच्छे से। अब देखिए आगे सेंटेंस समझते हैं। इसी को अगर हम लोग नेगेटिव फॉर्मेट में लिखें, यानी नहीं का प्रयोग करते हुए, तो जहाँ पे कह रहे थे हैं, आप कहेंगे नहीं है। तो पहले कह रहे थे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं है। तो हम नेगेटिव फॉर्मेट में हैज़, हैव, हैड के साथ में किस तरह से नेगेटिव बनाते हैं, क्या रूल्स अप्लाई करते हैं, इसको समझने के लिए ये ज़रूरी है। तो अब सेंटेंस हमारे सामने इस तरह से कुछ लिखा मिलेगा, मेरे पास 2 पुस्तकें नहीं हैं। पहले हम कह रहे थे कि मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, लेकिन अब हम कह रहे हैं नहीं हैं। तो हम लिखेंगे आई हैव नॉट 2 बुक्स। तो अब यहाँ पे चेंज क्या हुआ? चेंज ये हुआ कि जो भी आप मेन वर्ब लगा रहे थे हैव ना टाइप का, इसके बाद आपको नॉट प्रयोग कर देना है। तो पहले नॉट नहीं लगना था क्योंकि नहीं की वाली बात ही नहीं थी। अब यहाँ पे नेगेटिव बात कह रहे हैं तो इसलिए नॉट लगा देंगे। इस तरह सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में भी ऐसे, उसके पास एक कार नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि he हैज़ नॉट अ कार, उसके पास एक कार नहीं है। फिर इसी तरह से अंकिता की 2 बहनें नहीं हैं, तो हम लिखेंगे अंकिता हैज़ नॉट 2 सिस्टर्स। तो इस तरह सेंटेंस ये चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको ध्यान यही देना है कि इसमें कोई भी मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब यानी हैज़, हैव, हैड टाइप का जो था वो चेंज नहीं हुआ है, केवल नेगेटिव होने की वजह से सबके बाद नॉट का प्रयोग कर दिया है। तो बेसिकली हम लोग नॉट या नो, ये 2 चीज़ों का हम प्रयोग करके इसको यूज़ करते हैं। नॉट का प्रयोग ज़्यादातर हम तभी करते हैं जब सब्जेक्ट के साथ कोई एडजेक्टिव ना दिया हो, और नो का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई सब्जेक्ट के साथ एडजेक्टिव नहीं मिलता है। तो एडजेक्टिव अगर कोई नहीं होगा तो हम लोग नो प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव अगर होगा तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे। एडजेक्टिव का मतलब जैसे यहाँ देखिए लिखा है सिस्टर्स तो हैं लेकिन 2 हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट। अब यहाँ पे लास्ट वाले में देखिए हाउस तो है लेकिन इसमें कुछ भी नहीं लिखा शुरू में, तो यहाँ पे हम लिख दिए नो। इस तरीके की चीज़ें आपको समझनी है। तो यहाँ पर अगले सेंटेंस में देखिए कैसे है, कमला के पास एक काली गाय नहीं थी, तो हम लिखेंगे कमला हैड नॉट अ ब्लैक काऊ। कमला के पास कोई काली गाय नहीं थी। तो कोई टफ सेंटेंस नहीं है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान से अगर देखेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि हैज़, हैव, हैड को मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, हैव का यूज़ प्लूरल के साथ यानी बहुवचन के साथ करते हैं, हैज़ का सिंगुलर के साथ में करते हैं, और हैड का जो पास्ट में होता है उसके साथ। अब हैड वाले में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हैड के साथ ऐसा कोई रोल नहीं है कि सिंगुलर के साथ लगाना है या प्लूरल के साथ। हैड दोनों के साथ लगता है, चाहे वो एक वचन हो और चाहे सब्जेक्ट जो है बहुवचन हो, दोनों के साथ ही हैड का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं इस तरह से। अब इंटरोगेटिव में देखें तो इंटरोगेटिव में क्या होता है, इंटरोगेटिव में मतलब जिसमें प्रश्नवाचक हो, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंटरोगेटिव कहते हैं। तो इंटरोगेटिव में क्या होता है, अब सेंटेंस देखिए कुछ इस तरह से लिखा होगा, कोई बात हमसे पूछी जाएगी, पूछा जा रहा है कि क्या मेरे पास 2 पुस्तकें हैं। तो इस तरीके की जब बात पूछी जाए तो आप कहोगे कि हैव आई 2 बुक्स, इस तरह से। अब इंटरोगेटिव फॉर्मेट कैसे होता है, फॉर्म कैसे करते हैं, इसको ध्यान समझिए। जब मेन वर्ब की बात करते हैं, हैज़, हैव, हैड जो है मेन वर्ब की तरह है, तो उस तरह से सेंटेंस जब बनेगा तो इसमें हम लोग केवल इतना चीज़ करते हैं, जो मेन वर्ब है वो हम सब्जेक्ट के पहले पहुंचा देते हैं, यानी बाद में हमें नहीं लिखना। जैसे हम कह रहे थे आई हैव 2 बुक्स, तो हैव आई 2 बुक्स, क्या मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, इस तरह सेंटेंस हम बना देंगे। इसमें देखिए डू डस का यूज करके भी सेंटेंस कई बार बन जाता है। तो डू डस का यूज करके आप बनाओगे तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, डू आई हैव 2 बुक्स, इस तरह सेंटेंस बनेगा। यहाँ पर फिलहाल तो इसकी ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस में हम ऐसे ही बना सकते हैं कि हैव आई 2 बुक्स, क्या मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, इस तरह ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो फॉर्मेट आपको क्या समझना है, जो सेंटेंस पहले आप लिख रहे थे उसमें देखिए जो भी हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा था मेन वर्ब का, वो आप सब्जेक्ट के पहले लगा दोगे बस, और कुछ भी नहीं करना, कोई चेंजेस नहीं करना जब तक उसमें कोई क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस ना हो। यानी क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इस टाइप की कोई बात जब तक नहीं है तब तक आपको अलग से कुछ यूज नहीं करना है, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को शुरू में लाके लिख देना है। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। सेंटेंस अगला है कि क्या उसके पास एक कार है, तो हम लिखेंगे हैज़ ही अ कार, क्या उसके पास एक कार है। तो सेंटेंस में केवल उसी वर्ड को शुरुआत में लेकर आए हैं और कोई चेंजेस नहीं किया है। अब अगले सेंटेंस में देखिए लिखा है कि क्या कमला के पास एक काली गाय थी, तो सेंटेंस में कुछ नया नहीं, फिर वैसे ही सेंटेंस है कि कमला के पहले हैड लगा दिया गया और बाकी सेंटेंस वैसे ही है। तो हैड कमला अ ब्लैक काऊ, इस तरह सेंटेंस को हमने बनाकर लिख दिया उसको ट्रांसलेट करके। नेक्स्ट सेंटेंस, उनके पास मकान क्यों नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज हुआ है, यहाँ पे ये नहीं पूछा गया क्या उनके पास मकान नहीं है, बल्कि यहाँ कहा गया है कि क्या उनके पास मकान क्यों नहीं है, कारण पूछ रहे हैं। तो जब ऐसा सेंटेंस होता है
कोई कारण बताने वाला तो उसमें हमें कोई क्वेश्चन वर्ड यूज करना होता है अलग से, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन आप जरा इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए कि इसमें जो क्वेश्चन वर्ड यूज किया गया है उसके बाद का हिस्सा जो है सेंटेंस ऊपर वाले जैसे फॉर्मेट चल रहे थे कुछ उसी तरह से है, देखेंगे आप। तो हेल्पिंग वर्ब यानी मेन वर्ब जो है, जो सब्जेक्ट था उसके जस्ट पहले लेकर आके रखा है और बाकी सेंटेंस वैसे चल रहा है। तो यहाँ पर जो वाई वर्ड है वो मेन वर्ब के और पहले आ जाता है, इतना चेंजेस होता है, ध्यान रखना है कि वो मेन वर्ब के और पहले आ जाता है तो उतना ही चेंज हो जाता है, बाकी कोई चेंजेस नहीं होता है। तो बेसिक चेंजेस जो होते हैं वो यहाँ पर वाई का चेंज जो है स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर उसके बाद में मेन वर्ब आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव वर्ड अगर मौजूद है तो, नहीं अगर मौजूद है तो नहीं लिखेंगे, और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरह सेंटेंस फॉर्मेट बनाया जाता है। तो आई होप कि सभी कोई चीज़ें समझ में आ गई होंगी कैसे ट्रांसलेट आपको करना है। हैव और हैव का यूज़ आप लोग हैज़ हैव हैड का कैसे करोगे ये चीज़ आपको पता चल जानी चाहिए आई थिंक इस वीडियो के बाद में। बाकी चीज़ें आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ें, कुछ नया नहीं है, सारे रूल्स को मैंने जो बताया ऊपर वही सब लिखा हुआ है। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं अपनी कॉपी में तो आप यहाँ से देख कर इसे नोट कर सकते हैं। चीज़ों का आप नोट्स बनाएंगे, इन रूल्स का नोट्स बनाएंगे, चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी, आपको आसान लगने लगेगा थोड़ा सा ये करने में, और प्रैक्टिस ही इस ट्रांसलेशन को बहुत अच्छा कर सकती है। तो आपको प्रैक्टिस अपने हिसाब से करना है। मैं अभी आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आप उस एक्सरसाइज को सॉल्व करिए, जो भी इसमें टिपिकल लगे, जो भी आपको टफ लगे उस सेंटेंस को मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका ट्रांसलेशन आपको कमेंट के थ्रू बताऊंगा। तो इसकी प्रैक्टिस ऐसे ही करिए। आई होप कि आज आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आप कैसे इसे कर सकते हैं। आप इसी का नेक्स्ट सेक्शन भी मैं इसे मैं बता दे रहा हूँ, जिसके बाद मैं एक्सरसाइज दूंगा तब आप इसे आगे करोगे। नेक्स्ट सेक्शन ये है कि हैव का जो दूसरे टाइप का प्रयोग है वो भी सीख लेते हैं। जैसे जब एक तो हमारे पास कोई चीज़ होती है तब हम हैव बोलते हैं, लेकिन अब हमारे पास कोई चीज़ है नहीं, हो रही है हमारे साथ, तो भी हम हैव कहते हैं, यानी हमारे पास होना है वो चीज़ का। है जैसे हाथ में होती कोई चीज़, ऑब्जेक्ट होता है तो है हमारे पास, वो रखा हुआ है फिजिकल तौर पे, तो हम उसको बोलते हैं। और होना उसे बोलते हैं जो घटना टाइप का हो, थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो जाएगा फिर इस टाइप का। तो यहाँ पे जैसे देखिए अगर हम ये कहें कि बोले मेरे सिर में दर्द है, तो हम ये कहेंगे आई हैव अ हेडक, मेरे सिर में दर्द है, इस तरह सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। हेडक का मतलब होता है सर का दर्द, और हैव जो है आई के साथ लगाया गया, इस तरह सेंटेंस लिखेंगे। फिर नेक्स्ट में लिखेंगे इसी तरह से, देखिए वह सुबह 8 बजे नाश्ता करता है, तो ही हैज़ हिज ब्रेकफास्ट एट 8 AM इन द मॉर्निंग, वह अपना ब्रेकफास्ट जो है नाश्ता जो है सुबह 8 बजे करता है। तो इस तरह से हम फॉर्मेट इसको बनाकर लिखेंगे, इस तरह सेंटेंस को चलेंगे लेकर यहाँ पे ट्रांसलेशन के लिए। फिर अगला सेंटेंस कुछ ऐसे ही, देखिए तुम्हें बुखार है, यू हैव फीवर, तुम्हें बुखार है, तो लिखेंगे हम यू हैव फीवर। अब यहाँ पे हैव जो है यू की वजह से लगा, यू जो है बहुवचन है इसलिए इसके साथ लगाया गया है। यू अकेला आदमी होता है तो भी हम उसे मतलब यू के साथ ही प्लूरल वाले वर्ड यूज करते हैं, और अगर दो होता है तो भी, यानी यू के बाद में आपको कभी भी इज़ नहीं लगाना है, कभी वाज नहीं लगाना है, कभी हैज़ नहीं लगाना है। इस तरीके से जब भी आप चीज़ देखोगे तो इसके बाद प्लूरल वाला ही लगेगा, कोई भी चीज़ लगेगा तो इस तरह से आपको फॉर्मेट बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस कुछ ऐसे कह रहा है कि उसने कल होटल में दोपहर का खाना खाया, तो ही हैड इन हिज लंच इन अ होटल यस्टरडे। तो ही हैड, पहले हमने कहा ही हैड मतलब उसने खाया था, पास्ट में कह रहा है खाया। अब देखिए इस चीज़ से आप जरा समझिएगा, ट्रांसलेशन में टेंस आपको सबसे पहले पहचानना होता है। तो ट्रांसलेशन में ये कह रहा खाया, खाता नहीं है, खाया पास्ट में कह रहा, तो हम बोलेंगे ही हैड हिज लंच इन अ होटल यस्टरडे, तो उसने कल खाया था आज नहीं, तो ही हैड हिज लंच, उसने अपना लंच खाया इन अ होटल, एक होटल में यस्टरडे, कल यानी उसने खाया था। तो इस तरह से सेंटेंस को हम बोलेंगे, तो उसने अपना लंच खाया था। अब बहुत से लोग कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पे ईट क्यों नहीं आया है, ईटन क्यों नहीं आया, इस तरह से आना चाहिए ना। लेकिन देखिए अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जो घटना हो चुकी होती है या होनी होती है उसमें हम लोग हैज़ और हैव और हैड को मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं। तो मेन वर्ब जब ऑलरेडी ये हो गया है तो टेकन या ईटन अलग से नहीं लगाएंगे, क्योंकि ईट जो है खुद मेन वर्ब है। जब हैड वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम होगा तब हम कह सकते हैं आई हैड टेकन फूड, मैंने अपना खाना खा लिया है, खा चुका हूँ इस टाइप का, या खा चुका था बताना चाहूँगा तो। लेकिन जहाँ पे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मेन वर्ब की तरह हम यूज कर रहे हैं, वहाँ पे हम अदरवाइज ये चीज़ें नहीं लगाएंगे। ठीक, नेगेटिव सेंटेंस में कुछ इस तरह चेंजेस होता है। अब सेंटेंस कह रहा था है कि, अब यहाँ पे नहीं वाली बात करेंगे, अभी तक तो है की बात कर रहे थे, है ऐसा, लेकिन अब नहीं की बात करेंगे। जैसे सेंटेंस कह रहा मेरे सिर में दर्द नहीं है, तो यहाँ पे सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए अब हम लोग यूज करेंगे डू नॉट या डज नॉट का।
अब देखिए इंडेफिनिट वाले केसेस में है, जैसे स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा था वहाँ पे हैव स्टार्टिंग में जाके एक इंट्रोगेटिव बना रहा था, तो यहाँ पे भी वैसे ही है। तो इसके साथ में आप डू डज डिड लगा सकते हैं, वहाँ पे भी लग सकता था जहाँ मैंने बताया था कि उसके अगर नहीं लगा रहे हैं तो कोई इसका एक अलग से रोल नहीं होता है, और जहाँ लगा रहे हैं वहाँ पे नेगेटिव वर्ड्स भी शो करने होंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस जो है नेगेटिव में ऑलरेडी है। देखिए इस जगह पे जब हम लोग नॉट का यूज करेंगे तो हम हैव को मेन वर्ब लेके मान के चल रहे हैं, तो इसलिए डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट का यूज करते हुए लिखेंगे। लेकिन डू डज डिड नॉट कब लगता है जरा उसको समझिए। डू और डज का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट में करेंगे, यानी जब लास्ट में है दिया होगा तब उसके बाद डू या फिर डज लगा के नॉट लिखेंगे। डू हम तब लगाएंगे जब सब्जेक्ट जो है एक अकेला हो, मतलब उस बहुवचन में हो, ढेर सारे हो, तब डू लगाएंगे। और डज हम तब लगाएंगे जब एक अकेला हो, सिंगुलर हो, यानी डज का यूज सिंगुलर के साथ में और डू का यूज प्लूरल के साथ में करना है। और इसके बाद में हम लोग नॉट लगाएंगे। अब ध्यान आपको ये रखना है कि इसके बाद जो भी मेन वर्ब आती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आती है, यानी अगर हैव है तो हैव आएगा, और अगर हैज़ दिया है तो भी हैव ही आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। कई जगह पे ऐसा होता है कि हैज़ का यूज किया जाता है, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी डज लगा देंगे तो वहाँ पे हैज़ का रोल ख़त्म, उसी जगह पे अब आएगा हैव। तो जहाँ पर हैज़ लग रहा था नेगेटिव बन गया, इसलिए ऐसा हुआ है। तो सेंटेंस में कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। देखिए लिखा है वह सुबह 8 बजे नाश्ता नहीं करता है, तो सेंटेंस आपने पीछे पढ़ा था, ही हैज़ करके लिखा था, ही हैज़ हिज ब्रेकफास्ट एट करके, लेकिन यहाँ पे डज नॉट का यूज़ करना है। हमें पहले बताना है कि नेगेटिव में है ये, तो ही की वजह से हमने लगाया डज क्योंकि सिंगुलर है ही इसलिए, और फिर लगाया नॉट क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ पहले से ही, और हैव हिज ब्रेकफास्ट पूरा सेंटेंस वैसे लिख दिया जैसे पहले लिख रहे थे ट्रांसलेट करके, इसी तरह से। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डू का प्रयोग बहुवचन के साथ ढेर सारे लोगों के साथ, और डज का प्रयोग एक वचन के साथ सिंगुलर के साथ। लेकिन डू और डज के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, यानी हैज़ का रोल जो है ख़त्म। अगर कहीं पे हैज़ लगा है डज लगते ही वो हैव में बदल जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहे हैं तुम्हें बुखार नहीं है, तो देखिए सेंटेंस में यू लिखा है, यू के बाद में डू लगाएंगे। डज नहीं लगेगा, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यू प्लूरल माना जाता है इसलिए। तो लिखेंगे यू डज नॉट हैव फीवर, तुम्हें बुखार नहीं है। सेंटेंस अगला भी ऐसे कुछ कह रहा है कि उसने कल दोपहर में खाना नहीं खाया, कल होटल में दोपहर का खाना नहीं खाया, तो लिखेंगे सेंटेंस को ही डिड नॉट हैव हिज लंच इन अ होटल यस्टरडे। तो यहाँ पे डिड लग गया। डिड कब लगाना है? जब सेंटेंस पास्ट में हो। पास्ट वाले में डू या डज का यूज नहीं करते हैं हम लोग, पास्ट वाले में डिड का यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पास्ट के सेंटेंस में डिड का प्रयोग, डू और डज का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे इंटरोगेटिव में है, तो इंटरोगेटिव में क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं उन्हें ज़रा समझिए। अब क्या मेरे सिर में दर्द नहीं है, तो सेंटेंस में इंटरोगेट भी कर रहा है, साथ में नेगेटिव भी बोल रहा है, दोनों ही बातें हैं। तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव जब दोनों ही एक साथ आ जाता है तो नॉट का यूज़ तो हमें करना ही करना है, लेकिन साथ में उसे इंटरोगेटिव भी बनाना है। ये दोनों बातें हम ध्यान रख के चलेंगे। तो इस सेंटेंस में देखिए कुछ ऐसा ही करना है हमको कि सेंटेंस में जो यहाँ पे कह रहा है तो इस तरह से हम इसको चेंज करके चलेंगे। लिखेंगे डू आई नॉट हैव अ हेडेक, क्या मेरे सर में दर्द नहीं है, तो डू लगाया इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए, फिर उसके बाद आई लगाया, फिर हैव अ हेडेक। इस तरह सेंटेंस बना देंगे। इसमें आपको प्लेसेस ध्यान रखनी है। प्लेसेस ये कि डू का यूज़ जो है आप जो भी इसमें सब्जेक्ट दिया होगा उसके पहले करेंगे, नॉट का यूज़ उसके बाद करेंगे, मेन वर्ब उसके जस्ट बाद होगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। ये क्रम आपको फॉलो करना है, यही आपको स्टेप जो है फॉलो करते करते ट्रांसलेट भी करना है। तो ऐसे इस तरीके से बनाया जाएगा सेंटेंस। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि क्या वह सुबह 8 बजे नाश्ता नहीं कर लेता है, तो लिखेंगे सेंटेंस को डज ही नॉट हैव हिज ब्रेकफास्ट एट 8 AM इन द मॉर्निंग। तो देखिए सेंटेंस में कोई चीज़ नहीं है, केवल क्या लिखा है कि नॉट हैव। नेगेटिव में बनाया, डज स्टार्टिंग में लगाया ही की वजह से। अभी मैंने पहले ही बताया कि डज जहाँ पे लग जाता है वहाँ पे हैज़ नहीं बल्कि हैव आता है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहे हैं कि क्या तुम्हें बुखार नहीं है, तो डू यू नॉट हैव फीवर। सेंटेंस में लिखा जाएगा कि डू यू नॉट हैव अ फीवर। तो इस तरह सेंटेंस को ट्रांसलेट हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है इसी तरह से, उसने होटल में कल दोपहर का खाना क्यों नहीं खाया। तो पहले भी देखिए पूछा जा रहा था कारण, यहाँ भी कारण पूछा जा रहा, तो हम कारण को ही बताएंगे और कोई चीज़ नहीं। तो वाई डिड ही नॉट हैव हिज लंच इन अ होटल यस्टरडे, इस तरह ट्रांसलेट कर देंगे। अब यहाँ पे वाई जो है इस कारण को बता रहे हैं, यहाँ पे क्यों को, तो इसलिए वाई लिखा जाएगा। और अगर थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि यहाँ पे क्यों हटा दिया जाए, तो देखिए बाकी जो सेंटेंस है
बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले चल रहा था, डिड ही नॉट हैव हिज लंच इन द होटल यस्टरडे। तो वहाँ पे वाई जो है एक्स्ट्रा लगा है और वो सिर्फ इस बात को इंडिकेट करने के लिए लगा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेंटेंस का ट्रांसलेशन पहले की तरह है, रूल्स बिल्कुल वैसे ही हैं। तो आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। डिड का यूज़ पास्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ लिख दी गई है। तो इसी तरह से आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। तो आई होप कि सबको क्लियर हुआ होगा कि हैज़ हैव हैड का रोल क्या है और इसे कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग टू हैव का यूज सीखेंगे एग्जैक्टली जब उसे हम एज अ इन्फिनेटिव यूज करते हैं। इन्फिनेटिव मतलब होने के लिए, वहाँ पर उसका अर्थ बिल्कुल अलग होता है और बिल्कुल अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। तो आप वो एपिसोड ज़रूर देखें जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हैव का यूज़ कितनी तरह से हम लोग करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक ऑक्सिलरी है, प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है, और हैव, हैज़, हैव, हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ होता है, लेकिन इसे मेन वर्ब की तरह यूज़ करते हैं दूसरे फॉर्मेट में, और तीसरे फॉर्मेट में इन्फिनिटिव में जो मैं बता रहा हूँ वो होता है। उसे आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अब आप इस सेंटेंस के साथ में एक ये एक्सरसाइज में दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके एक्सरसाइज जो है सॉल्व करें। सारे सेंटेंस आपको साफ साफ दिखाई देंगे। इन सेंटेंसेस को आप अपनी कॉपी में सॉल्व करें। जो भी आपको कन्फ्यूज़न लगेगा, जो भी आपको टिपिकल चीज़ें लगेंगी, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। मैं उसका ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।